सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा। सर सैयद अहमद ख़ान 18वीं सदी हिजरी में लंदन गए थे और जो वाक़यात और जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं और फिर उसको मुसलमानों के हालात से कंपेयर किया था, बहुत ही सच्चा, और उन्होंने कोई डिप्लोमेसी से काम नहीं लिया। तो ये पार्ट 2 है। सारी खूबियाँ यूरोप में जमा हो गई हैं। तमाम खूबियाँ दीनी और दुनियावी जो इंसान में होनी चाहिए वो खुदा ताला ने यूरोप को और इसमें बिलखुसूस इंग्लैंड को फरमाई है। दीनी खूबियों से मेरा मतलब ये है कि जिस दीन को वो लोग हक समझते हैं, ऐसी खूबसूरती और ऐसी उम्दगी से इसके तमाम मुताल्लक़ात को पूरा करते हैं और अंजाम देते हैं कि किसी मुल्क में और कोई मज़हब वाले इस खूबी और खुश उसलूबी और सलीक़े से नहीं करते। अगर हिंदुस्तान के लोग भी अमूमन तरबियत पा जावें तो हिंदुस्तान अपने कुदरती औसाफ के इंग्लिस्तान से ज़्यादा नहीं तो यकीनन उसके करीब करीब गुलजार हो जावे। कुछ ज़ाती हालात। जब मैं लंदन पहुंचा तो 3-4 दिन क्रॉस होटल में ठहरा। मेरे पास ना इतना रुपया था कि मैं एक अलहदा मकान किराए पे ले लेता, इसीलिए मैंने एक कमरा किराए पे लिया। कुछ ज़ाती हालात। जब मैं लंदन में पहुंचा तो 3-4 दिन क्रॉस होटल में ठहरा। मेरे पास रुपया ना था कि मैं एक अलहदा मकान किराए पे ले लेता, इसलिए मैंने लाजंग किराए पर लिया। लाजंग का तरीका, लाजंग के ये मायने हैं कि जिस मकान में साहिब मकान रहता है इसी में से चंद कमरे वो किराए पे दे देता है। मकान को असबाब ज़रूरी से यहाँ तक कि सोने के पलंग ओढ़ने बछोड़ने से मुरत्तब कर लेता है। उन लोगों की कैफियत जिसके यहाँ सर सैयद मुकीम है। मैं जिस मुकाम में रहता हूँ वो मिस्टर जे के कब्जे में है। उसकी एक बीबी मिसेस जे और मिसेस जे की 2 बहनें हैं। कभी कभी बतौर मेहमान अपनी बहन के पास आती हैं और 2-3 हफ्ते रह के चली जाती हैं। मिस्टर जे ऐसे लायक और काबिल आदमी हैं जैसे कि निहायत लायक अशराफ को होना चाहिए। मुतादिद उलूम से वाकिफ़ हैं और ऐसे शौकीन आदमी के जब फुर्सत मिलती है रातों को इल्मी मजलिसों, ये मजलिसें और इस किस्म की और बहुत खुद लोगों ने कायम की हैं और जो लोग वहाँ जाते हैं उनसे 2-3 आने फीस के लिए जाते हैं। हर वक्त इस बात का ख्याल रहना कि और लोग भी हमारे साथ रहते हैं, उनको कभी तकलीफ ना हो। कैसी उम्दा इखलाक की बात है। बहरहाल मैं मिस्टर जे की ज़ाती खूबियों को जताना नहीं चाहता क्योंकि मुमकिन है कि दूसरों में ना हो, बल्कि इस बयान से यहाँ की आम तालीम और तरबियत का नक्शा अपने हम वतनों के सामने रखना चाहता हूँ। इनकी दोनों बहनें भी इसी तरह पढ़ी लिखी काबिल हैं। इन लोगों को किताबों के पढ़ने का निहायत शौक़ है। इन दिनों में मैं किताब मुतालिक मज़हब मुसलमान के लिख रहा हूँ और मैंने बहुत सी अंग्रेज़ी किताबें जो मुसलमानों के मज़हब के मुतालिक ख्वाह इसकी तायीद में ख्वाह इसकी तरदीद में लिखी गई हैं और नेशचंद किताबें नहायत ला मज़हबों की जो किसी मज़हब पे यकीन नहीं रखते और सबकी तरदीद करते हैं जमा की हैं। यूरोपियन और हिंदुस्तानी ख़वातीन का मुकाबला। बस अब समझना चाहिए कि मतवसत दर्जे से किस कदर कम दर्जे की औरतों की तो कैसी उम्दा तालीम है। क्या ये ताज्जुब अंगेज़ बात नहीं कि एक औरत हालत बीमारी में किताब पढ़ने से दिल बहलावे। आपने हिंदुस्तान में किसी अमीर, किसी नवाब, किसी राजा, किसी मर्द अशरफ को ऐसी खसलत का देखा है? अगर हिंदुस्तान में कोई औरत बिल्कुल बरहना बाजार में फिरने लगे तो हमारे हम वतनों को कैसा ताज्जुब और किस कदर हैरत होगी। बिला मुबालगा ये मिसाल है कि जब यहाँ की औरतें ये सुनती हैं कि हिंदुस्तान की औरतें पढ़ना लिखना नहीं जानती और हुलिया तरबियत और जेवर तालीम से बिल्कुल बरहना है तो उनको ऐसे ही ताज्जुब होता है और कमाल नफ़रत और कमाल हिकारत उनके ख्याल में गुजरती है। अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी मर्दों का मवाजना। आप यकीन जानिए कि हिंदुस्तान में जिस तरह अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों के साथ पेश आते हैं, सिर्फ वो पॉलिटिकल पॉलिसी गवर्नमेंट से मजबूर हैं जो उनको हिंदुस्तान के साथ मिलना और उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है। अगर ये ना हो और फ़र्ज़ करो कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ एक आज़ाद मुल्क में इकट्ठा बसावे जाएं
और जो आदतें और तर्ज ज़िंदगी और प्राइवेट लाइफ हिंदुस्तानियों की है वो ऐसी ही है, और जो अंग्रेज़ों की है वो वैसी रहे, तो हरगिज़ अंग्रेज़ और हिंदुस्तानियों के पास भी ना खड़े हों और जानवरों से ज़्यादा ना समझें। बंगालियों और पारसियों की तालीम और मुसलमानों की जहालत। मैं निहायत खुश हूँ कि हमारे भाई बंगालियों और पारसियों ने किसी कदर शाइस्तगी में तरक्की करनी शुरू की है, मगर वो ऐसे दौड़ कर चले हैं जिससे गिर पड़ने का अंदेशा है। मगर हम वतनों मुसलमान भाई अब तक कुएं जहालत में पड़े हैं और आइंदा मुद्दत तक पड़े रहेंगे, और शायद मुसलमान तो इतने दिनों तक पड़े रहेंगे कि फिर वक्त और ज़माना उनको तरक्की और शाइस्तगी का बाकी ना रहे, और जो अब मर्ज है वो इलाज पजीर ना रहे, क्योंकि इनको यानी मुसलमानों को जहल मुरक्कब ने घेरा है। अपने बाप दादा के किस्से याद करते हैं और समझते हैं कि हमसे बेहतर कौन है, और हाल में जो बाग उनके सामने है और गुल फूल खिल रहे हैं, इसी जहल मुरक्कब ने इनकी आंखों को इसके देखने से अंधा कर रखा है। मिस्र और तुर्की में तहजीब और शाइस्तगी की तरक्की। मगर मुझको इस बात के देखने से बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई जहल मुरक्कब में मुब्तला हैं, मगर और मुल्कों में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन्होंने तरबियत और शाइस्तगी में तरक्की करनी शुरू की है। मिस्र और तुर्की यानी सुल्तान रोम की अमलदारी के मुसलमान रोज़ बरोज़ शाइस्तगी में तरक्की करते जा रहे हैं। निहायत खुशी की बात है कि तुर्की के मुसलमानों में से वो तासुब जिसकी बिना हिमाकत और जहालत पे होती है और जिसका आखिर नतीजे मुजल्लत और ख्वारी होता है, रोज़ बरोज़ जाता है, बल्कि कहना चाहिए कि मादूम हो गया है। मैंने अपनी आंखों से खलियो मिस्र को इंग्लिस्तान में देखा और एक ऐसी कौम से जिनमें एक ज़माने में बाहम नफरत थी, दोस्ताना तौर से मिलते और जलसों में शरीक होता हुआ देखा। सुल्तान रोम को भी अपनी हमसाये कौमों से रोज़ बरोज़ मोहब्बत और इत्तेहाद और दोस्ती बढ़ती जाती है। चंद रोज़ हुए एक बड़ा सबूत जहालत के तासुबात के जाते रहने का सुल्तान रोम के फ्रांस और लंदन में आने और बाहम दोस्ताना मुलाकातें करने और खानों में एक मेज़ पर शरीक होने से हुआ था, और दूसरा बड़ा सबूत एम्प्रेस ऑफ फ्रांस यानी शहंशाह फ्रांस की मलका और शहंशाह ऑस्ट्रेलिया के रोम में जाने और सुल्तान के यहाँ मेहमान होने से होगा। इन दोनों में इस मेहमानदारी की रूम में बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है। बस इस बात के देखने से कि आपस में इंसानों की रोज़ बरोज़ मोहब्बत बढ़ती जा रही है और जहालत और वहशियानापन कम होता जा रहा है, जो असल मंशाए नेचर का है, किस कदर खुशी हासिल होती है। इंग्लिस्तान में तालीम का आम रिवाज। केबिन मैन और कोचवान अपनी गद्दी के नीचे कोई अखबार या किताब दबाए रखते हैं। जहां सवारी पहुंचाई और कैब और या जो सवारी हो वो खड़ी की और उन्हें अखबार निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। आप ख्याल कर लें कि यहाँ कैबमैन की ऐसी हैसियत है जैसे कि बनारस में वहाँ के यक्का किराए पर चलाने वाले की हैसियत। पर जब तक कि इस कदर तरक्की आम तालीम की ना हो, शाइस्तगी और तरबियत किसी कौम में आनी और इस कौम की इज्जत होनी नामुमकिन है। इंग्लिस्तान की तरक्की का राज अपनी ज़बान में तालीम हासिल करना है। इस तमाम तरक्की का बाइस इंग्लिस्तान में सिर्फ यह है कि तमाम चीज़ें, तमाम उलूम, तमाम फ़न जो कुछ है इसी कौम की ज़बान में है। बस जो लोग हकीकत में हिंदुस्तान की भलाई और तरक्की चाहते हैं वो यकीन जान लें कि हिंदुस्तान की भलाई सिर्फ इसी पर मुनस्सर है कि तमाम उलूम आला से लेकर अदना तक इन्हीं की ज़बान में उनको दिए जावें। ऐ हिंदुस्तान के भलाई चाहने वालों, तुम किसी से तवक्को मत रखो और ख़ुद अपने अपने भरोसे और आपस के चंदे से अपने मुल्क में तमाम उलूम आला दर्जे से अदना दर्जे तक अपनी ज़बान में फैलाओ। फिर जब तुम उलूम से वाकिफ़ हो जाओगे और शाइस्तगी और तरबियत तक पहुँचोगे, तब तुम्हारी निगाह में गवर्नमेंट की नौकरियों की लालच की कुछ भी हकीकत नहीं मालूम होगी। उम्मीद है कि किसी न किसी दिन ऐसा ही होगा। ज़मीमा नंबर 2, सर सैयद के सफ़र लंदन के हालात। नौशस्ता मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सर सैयद की
सवाना उमरी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1000 सफ़ात में मुरतब करके 1901 में शाया की थी। इसमें मौलाना ने मुख्तलिफ मकामात पर सर सैयद के सफ़र लंदन के जो दिलचस्प हालात तहरीर फरमाए हैं, इनकी तफसीलात हमें किसी और जगह से नहीं मिलती, लिहाजा हम उन्हें हयात जावेद के मुख्तलिफ मकामात से अखज़ इंतखाब करने के बाद यहाँ दर्ज करते हैं। मोहम्मद इस्माइल। सर सैयद बम्बई से 24 दिन में लंदन पहुँचे। सर सैयद ने पूरे 17 महीने लंदन में क़याम किया और शब व रोज़ उन कामों में जिनके लिए ये सफ़र इख्तियार किया था मसरूफ़ रहे। सर सैयद ने कहा, वो चीज़ जिसने ख़ास व आम में सबके दिल में इंग्लिश गवर्नमेंट की अज़मत पैदा की है वो फ़न इंजीनियरिंग के नताइज हैं, जैसे रेल, बड़े बड़े दरियाओं के पुल, नहरें और बड़े बड़े पहाड़ी छत्ते जिनमें से रेल गुजरती है। इन चीज़ों को हर शख्स देखता है और इसके दिल में खुद ब खुद अंग्रेज़ी सल्तनत का रूप व दबदबा और इसकी बड़ाई पैदा होती है। सर सैयद के असली मकासद में से एक बड़ा मकसद इंग्लिस्तान के तरीक़े तालीम को देखना और उस पर गौर करना था। चुनांचे उन्होंने इस गर्ज से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को खुद जाके देखा और बड़ी से बड़ी और छोटी सी छोटी चीज़ पर जो यूनिवर्सिटी से इलाका रखता था गौर की और उसका तमाम नक्शा जहन नशीन कर लिया। फिर मुल्क की आम तालीमी हालत का अंदाज़ा किया, तालीम निस्वा को गौर से देखा और तालीम के मुख्तलिफ तरीक़ों में से जो तरीक़ा हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत के मुनासिब समझा उसको निगाह में रखा। सर सैयद का इरादा था कि इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान की हालत में जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इसको अपने सफ़रनामे में मुफस्सल बयान करके अहले वतन को ख़बरदार करें, मगर अहले वतन ने इसको बर्दाश्त न किया। वो अपनी पस्ती की दर्द अंगेज़ दास्तान ना सुन सके और इसलिए जो सिलसिला सर सैयद ने अपने सफ़र के हालात का लिखना शुरू किया वो मुंतक़े हो गया। इन सब बातों के सिवा सर सैयद का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम मकसद विलायत के सफ़र से एक ऐसी किताब का लिखना और अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा करा के शाया करना था जिससे इस्लाम की असलियत ईसाई कौम पे ज़ाहिर हो और जो गलतियाँ अक्सर ईसाई मुसन्निफ़ों ने और ख़ास कर विलियम मोर ने अपनी किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद में इस्लाम की हकीकत और बानी इस्लाम के करैक्टर को ज़ाहिर करने में दानिस्ता या नादानिस्ता की है, उनको रिफ़ा किया जाए। इस किताब के लिखते वक्त जिस कदर जोश सर सैयद के दिल में था और जो माली मुश्किलात उनको इसके शाया करने में पेश आईं और जो सख्त मेहनत इसके लिखने में उनको करनी पड़ी, इसका किसी कदर अंदाज़ा उनके खतूत से होता है जो उन्होंने विलायत से मौलवी सैयद मेहदी अली ख़ान के नाम भेजे हैं। जॉन डेविड पोर्ट की किताब अपॉलजी फॉर मोहम्मद एंड कुरान के जो उन्होंने ईसाइयों के बरखिलाफ इस्लाम की हिमायत में लिखी थी, खुद अपने रुपए से छपवाया। सर सैयद लंदन से नहायत कीमती इत्तलाएँ लेकर हिंदुस्तान में आए जिनसे उन्होंने मुल्क और कौम को बेइंतहा फ़ायदा पहुँचाया। शुमाली हिंदुस्तान में उनसे पहले ज़ाहिरन किसी हिंदू या मुसलमान ने अपनी औलाद को तालीम के लिए विलायत नहीं भेजा था। नवाब मोहसिनुल मुल्क अपनी एक तहरीर में लिखते हैं, सैयद अहमद खान विलायत गए मगर इस मतलब से कि अपनी आँख से इस कौम को जो उस वक्त तमाम अक़वाए रुए ज़मीन पर शफ़ रखती हैं उन्हीं के घरों और उन्हीं के मुल्क में देखें और जो कुछ वहाँ देखा है वापस आके अपनी कौम में फैलाएं। लोग विलायत में जाके तमाशागाह, थिएटर, पार्क, म्यूज़ियम और इमारात की सैर करते हैं और ये हामी दीन इस्लामी कुतुब खाने में बैठा हुआ खुतबात अहमदिया की तसनीफ़ में मुनहिक था और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के इंतज़ाम पर गौर कर रहा था। इस शख्स का विलायत पर जाना कौम के वास्ते था, रहना कौम के वास्ते और वापस आना कौम के वास्ते। उनके सफ़रनामे से और उनके आर्टिकलों से जो वक्तन फ़वक्तन वो सोसाइटी अखबार में छपने के लिए विलायत से हिंदुस्तान भेजते रहे, हर शख्स बआसानी समझ सकता है कि हिंदुस्तान से जाते वक्त जो हालात के वो मुसलमानों की देख गए थे, इससे उनके दिल पर अजीब बेचैनी का आलम था। खुसूसन उनके दिल की कैफियत इन प्राइवेट खतूत के देखने से बिल्कुल आंखों के सामने आ जाती है जो उन्होंने अपनी हमदर्दी और दिली दोस्त सैयद मेहदी अली ख़ान को विलायत से भेजे। साफ पाया जाता है कि एक शख्स कौम के सोच में अंगारों पर लौट रहा है। कभी यूरोप की तरक्की के मुकाबले में मुसलमानों की पस्ती और तनज़्ज़ुल का अंदाज़ा करके नहायत मायूसी के अल्फाज लिखते हैं,
कभी किसी अंग्रेजी अखबार में कोई मजमून मुसलमानों के बरखिलाफ देखकर पैचोताप खाता है। कहीं यह सलाह देता है कि हिंदुस्तान में कोई अंजुमन मुसलमान की तर्ज माशरत की इस्लाह के लिए जल्द कायम करनी चाहिए। मुसलमानों में अंग्रेजी तालीम फैलाने की तदबीरें। सर सैयद के तमाम मंसूबे जो वह इब्तदा से मुसलमानों की भलाई के लिए बराबर बांधते रहते थे, इस राय पे आकर ख़त्म हो गई कि हिंदुस्तान में चलकर कौम की तालीम के लिए एक मोहम्मदन कॉलेज या मोहम्मदन यूनिवर्सिटी कायम की जाए। उन्होंने देखा कि मुसलमान की सोशल और पॉलिटिकल हालत दुरुस्त करने के लिए एसोसिएशन कायम करनी या कागज़ की नाव से इस दरिया को तय करना किसी तरह मुमकिन नहीं जब तक इनमें अंग्रेजी तालीम ना फैलाई जाए। विलायत से हिंदुस्तान वापस आना। सर सैयद 1 साल और 5 महीने लंदन में क़याम करने के बाद 4 सितंबर 1870 को लंदन से हिंदुस्तान को रवाना हुए। ज़मीमा नंबर 3। सर सैयद ने सफ़र लंदन के मुतालिक बहुत से खतूत मुख्तलिफ औक़ात में अपने गहरे दोस्त मौलवी सैयद मेहदी अली ख़ान को लिखे थे, जिनमें उन्होंने नहायत दिलचस्प हालात बयान किए थे और इन तमाम मसरूफियात का जिक्र किया था जिनमें सर सैयद वहाँ मसरूफ़ रहे। यूरोप का सफ़र किन लोगों के लिए मौजू है? साफ साफ बात यह है कि यूरोप सिर्फ 2 आदमियों के काम का है। अव्वल उनके जो जवान नौ उम्र हैं और उलूम व फ़नून जदीदा की तरबियत चाहते हैं और यूरोप की ज़बान से वाकिफ़ हैं। दूसरे उन लोगों के लिए जो सिर्फ सैर के ख्वाह हैं या अपने मुल्क के लोगों की तरक्की में कोशिश करना चाहते हैं। अक्लमंद और इबरत और नसीहत पकड़ने वाले आदमी तमाम हालात और रस्म व रिवाज यूरोप देख कर ये बात समझ सकते हैं कि कौन कौन सी रस्में और आदतें हिंदुस्तान की और खुसूसन मुसलमान की अच्छी हैं और कौन सी ख़राब और काबिल तब्दील हैं। यूरोप की तरक्की से हिंदुस्तानियों को सबक लेना चाहिए। ये देख कर आदमी यकीन कर सकता है कि हिंदुस्तान में अगर बहुत से आदमी मुतवज्जे हों और उलूम व फ़नून पर कोशिशें करें तो वो और गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सके और इन ख्यालात से और हालात देखने से अक्लमंद और बेदार आदमी को अपने मुल्क की तरक्की और भलाई और कौमी खैर ख्वाही ज़्यादा बढ़ती है। अपने अहले मुल्क की हालत में सर सैयद का रंजो आलम। बस मुख्तसर हाल और नतीजा सफ़र यूरोप का ये है, मगर हमारी किस्मत में वही जलना है। यहाँ का हाल देख देख कर अपने मुल्क और अपने कौम की हिमाकत और बेजा तासुब और तनज़ुल मौजूदा और ज़िल्लत आइंदा के ख़याल से रंज व गम ज़्यादा बढ़ गया है। मैं रोज़ व शब तहरीर किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ हूँ। सब काम छोड़ दिया है। लिखते लिखते कमर दर्द करने लगती है। मुसलमान अलबत्ता आस्तीने चढ़ाकर इस बाब में तो लड़ने को तैयार होंगे कि अंग्रेज़ों के साथ खाना मत खाओ, मगर जब कहो कि मजहबी ताईद में कुछ रुपया खर्च करो तो जान बचाएंगे। मेरी दानिश में निहायत खैर ख्वाही इस्लाम की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि ये किताब अंग्रेज़ी ज़बान में छापी जाए। इसलिए अंग्रेज़ी छापना शुरू कर दिया और उर्दू अभी मुलतवी है। इस्लाम की ताईद में चंद किताबों की खरीद। चंद बड़े बड़े काबिल अंग्रेज़ जो मुसलमान हो गए हैं उनकी लिखी हुई किताबें निहायत तलाश से बहम पहुँचाई हैं और 10 गुनी कीमत देकर ख़रीदी है। मैं निहायत खुशी से आपको इत्तला देता हूँ कि 2 बाब मेरी किताब के और ख़त्म हो गए। एक बिशारत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौरत इंजील से है और एक हकीकत महराज। सर सैयद का मुसलमानान हिंद की हालत पर अफसोस कि मुसलमानान हिंदुस्तान डूबे जाते हैं और कोई उनका निकालने वाला नहीं। हाय अफसोस, अमृत थूकते हैं और जहर उगलते हैं। हाय अफसोस, हाथ पकड़ने वाले का हाथ झटक देते हैं और मगर के मुंह में हाथ देते हैं। ए भाई मेहंदी, फिक्र करो और यकीन जान लो कि मुसलमानों के होठों तक पानी आ गया है। अब डूबने में बहुत ही कम फासला बाकी है। अगर तुम यहाँ आते तो देखते कि तरबियत किस तरह होती है और तालीम औलाद का क्या कायदा है और इल्म क्यों कर आता है और किस तरह पर कोई कौम इज्जत हासिल करती है। लंदन में बैठे हुए मुसलमानान हिंदुस्तान की बहबूदी और बेहतरी के लिए एक अंजुमन बनाने का मशवरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान पहुँचने से पहले आप एक एसोसिएशन ख़ास
मुसलमानों की बेहतरी और इस्लाह के लिए कायम रखें। मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए मदरसे की तजवीज़। हिंदुस्तान पहुँचकर एक अखबार ख़ास मुसलमानों के फ़ायदे के लिए जारी करना मैंने तजवीज़ कर लिया है और तहज़ीबुल अखलाक इसका नाम फ़ारसी में और अंग्रेज़ी में मोहम्मदन सोशल रिफॉर्मर रख लिया है। हम वतनों को नसीहत, ऐ मेरे अजीज़ हम वतनों जो जवान हैं, जब दरख्त की शाख सख्त खुश्क हो जाती है वो टूट जाती है पर किसी तरफ फिर नहीं सकती। हाँ, अपनी औलाद की जो छोटी पौधे खबर लो, उनकी तालीम व तरबियत का फ़िक्र करो। तुम्हारी हालत तुम्हारे बाप दादा की हालत से ज़्यादा ख़राब है और तुम्हारी औलाद की हालत तुमसे बहुत ही ज़्यादा बदतर और अबतर होगी। अगर तुम उसकी फ़िक्र ना करोगे, तुम्हारी अरवाह कब्र में उनके लिए रोएंगी। कौम की बेहतरी तालीम पर मुनस्सर है। देखो, समझो, हिम्मत बांधो, यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस वक्त तुम झूठी बातें बना के हंस लो, कह के उड़ा लो, मगर यकीन जान लो कि इसके बाद रोना और दाँत पीसना है। लंदन का शहर एक कदीमी शहर है और क़ब्ल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वक्त यह शहर आबाद था और अब ये शहर तमाम दुनिया में सबसे बड़ा शहर है और अगर मेरी याद ने गलती ना की हो तकरीबन 20 मील लंबा और 10-12 मील चौड़ा है और 35 लाख आदमी के करीब इसमें आबाद हैं। अगरचे ये शहर अपनी खूबसूरती में पेरिस से और उम्दगी में कुस्तुनतुनिया से बेहतर नहीं है, लेकिन आबादी और माल और दौलत की कसरत के लिहाज से अब दुनिया में कोई शहर इसकी हमसरी नहीं कर सकता। रोशनी का एहतमाम भी इस शहर में मुद्दत से है। 1316 लालटेनों की रोशनियां सड़कों पे शुरू हो गई थीं। वबा और आतिशज़दगी से शहर की तबाही 1665 में इस शहर में एक बड़ी वबा फैली जिसमें बहुत कसरत से इंसानों की जानें तबाह हो गईं और इसके बाद एक सख्त आग लग गई। इस अजीम आतिशगी में 13,000 घर जलकर खाके सिया हो गए और बहुत ही नुकसान हुआ। जिस ज़माने में हमारी कौम की तालीम भी उम्दा थी, हम में भी ये सब खूबियाँ मौजूद थीं और जब से हमारी तालीम नाक़िस हो गई है वो सब खूबियाँ हम में से जाती रही हैं। हमारी कौम ने एक वक्त में उलूम व फ़नून में ऐसी तरक्की की थी और ऐसी फ़याज़ी से अपने उलूम से यूरोप की कौमों को नफ़ा पहुँचाया कि बड़े बड़े मुसन्निफ़ों ने इस बात का इकरार कर लिया है कि अगर मुसलमान इन उलूम में ऐसी तरक्की ना करते और इनसे और कौमों से ऐसा फ़ायदा ना पहुँचता जैसे पहुँचा तो आज दुनिया में इन उलूम व फ़नून का नाम भी ना होता। कुर्तुबा की यूनिवर्सिटी ने और हमारी बगदाद की यूनिवर्सिटी ने अपने उलूम व फ़नून की तरक्की की वजह से तमाम दुनिया में इल्म का आफताब रोशन कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो कुछ लिया हमसे लिया। ये अंग्रेज़ों की कौम जो आज ऐसी आला दर्जे की शाइस्तगी में हमारे ऊपर हुकूमत कर रही है, इन्हीं यूनिवर्सिटियों और मदरसों से इसको उलूम व फ़नून की रोशनी पहुँची। आज इत्तेफाक से हम और वो कौम जिसने एक ज़माने में हमसे इल्म हासिल किया और हमसे बहुत आले दर्जे पे पहुँच गई, इत्तेफाक से इस मुल्क हिंदुस्तान में जमा हो गए। अपनी कौम की खिदमत में गुजारिश, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि हमारी कौम अपने खस्ता हाली को देखे और जो उम्दा मौके इसको इत्तेफाक से हाथ आया है उससे फ़ायदा उठाने में कोताही ना करे और सब एक दिल होकर इसमें कोशिश करें और आपस की ज़िद और बुग़्ज़ और हसद से बर्बाद ना कर दें।